चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक करते हैं। देहरादून से खबर रखी कि जहां आपदा प्रबंधन सचिव ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। तो आपदा प्रबंधन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जहां बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। तो देहरादून से ये खबर, जहां आपदा प्रबंधन सचिव ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के निर्देश दिए। दरअसल शीतलहर से निपटने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आपदा प्रबंधन सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए और विशेष तौर पर चूंकि मौसम इन दिनों लगातार बदल रहा है, तो ऐसे में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनसे निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के चारों धाम शीतकाल के लिए विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए हैं और अब सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। तो इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं नैन्सी कि अब शीतकालीन यात्रा क्योंकि शुरू हो रही है और पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान बर्फबारी भी होती है और ऐसे में जब पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है, यानी मौसम चक्र जो बदल रहा है, मौसम का जो बदलता है पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं चुनौती भी बढ़ा रहा है। और जो शीतलहर के प्रभाव हैं खास तौर से, इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को और संबंधित जो विभाग के अन्य अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि शीतलहर का जो प्रभाव होगा इससे निपटने के लिए, खास तौर से क्योंकि हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो लोग शीतकाल के दौरान श्रद्धालु के रूप में जो चारों धाम है, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल हैं, जहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना होती है, तो वहां पर दर्शन करने के लिए शीतकालीन यात्रा के दौरान लोग पहुंचेंगे तो उनको आवाजाही में दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो और कहीं पर अगर बर्फबारी होती है तो उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर ठहराया जा सकता है, इसके लिए अगर कहीं फंड की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव भी शासन को भेजने के लिए कहा गया है। और खास तौर पर इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको, और एक और पहलू है इसमें, जो इन प्रभावित क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनका एक डेटा तैयार करने के लिए कहा गया है, खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, ताकि उनको भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और समय रहते जो है वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया जाए। तो ऐसे में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, खास तौर से सड़क हादसों को रोकने के लिए, इसके साथ साथ जनपदों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा कई बार जब हम देखते हैं ज्यादा बर्फबारी होती है तो पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, पेयजल की लाइनों की मरम्मत के इंतजाम पहले से ही करना, ये दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ ईंधन का इंतजाम करना और साथ ही जो खाद्य सामग्री है उसका भंडारण करने के साथ साथ चिकित्सकों की सूची तैयार कर उनके जो मोबाइल नंबर हैं उनको भी स्थानीय लोगों से शेयर करना, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता। तो तमाम ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आने वाले समय में खास तौर से बदलते मौसम चक्र का जो प्रभाव है, शीतलहर का जो प्रभाव है, बर्फबारी के दौरान होने वाली जो चुनौतियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए और कहीं पर अगर कोई बजट की आवश्यकता होती है तो उसका तत्काल प्रस्ताव भेजने के लिए भी कहा है, ताकि बजट जो है वो चुनौती ना बने, एक समस्या ना बने। लिहाजा ये अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। जैसे जैसे हम आने वाले समय में नैन्सी मौसम में बदलाव देखेंगे, इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए शासन स्तर पर पूरे इंतजाम किए जाएंगे। खास तौर से शीतकालीन यात्रा करने वाले जो तीर्थयात्री के रूप में और लोग उत्तराखंड में पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा का भी विशेष रूप से ख्याल रखने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, यानी कि आपदा प्रबंधन के सचिव के द्वारा अधिकारियों को ये निर्देश तो जारी किए गए हैं कि पल पल मौसम उत्तराखंड में बदल रहा है, ऐसे में विशेष ध्यान रखा जाए, विशेष तौर पर जो पर्यटन यहाँ पहुंच रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। सोनू, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी आपसे यही रहने वाला था, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है, देवभूमि भी है और एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर कोई भी मौसम हो, हर मौसम में पर्यटकों की भरमार होती है। चाहे हम सर्दियों के मौसम की बात करें या फिर जब सर्दियां नहीं होती हैं उस समय भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। तो अब ऐसे में चूंकि भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें उत्तराखंड, तो भौगोलिक दृष्टि से भी कभी पल पल मौसम बदलने वाली स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। तो ऐसे में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? और चूंकि जब भी यहाँ स्नोफॉल होता है, चूंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि पाला भी गिरने लगा है और इसका आनंद उठाने के लिए पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं,
तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, चूंकि अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, उसको लेकर क्या इंतजाम है और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर क्या विशेष इंतजाम है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। ये उन लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी सवाल है जो बहुत विश्वास के साथ देवभूमि उत्तराखंड का रुख करते हैं और पुण्य प्राप्त करने के मंशा से यहाँ पहुंचते हैं। ये सवाल उन पर्यटकों के लिए भी है जो शीतकाल के दौरान यहाँ के खूबसूरत बर्फीले नज़ारों का दीदार करने के लिए एक पर्यटक के रूप में यहाँ पहुंचते हैं। आपने यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हिल स्टेशन है, पहाड़ों की रानी मसूरी कहलाता है, जो देहरादून का एक पर्यटक और हिल स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अक्सर यहाँ ट्रैफिक की चुनौतियां सामने आती है शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि एक सीमित संख्या में ही एक समय में पर्यटक यहाँ पर ठहर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पास के ही जनपद की बात करें पौड़ी की, तो लैंसडॉन भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर मौसम एक आकर्षण का केंद्र रहता है और यहाँ पर भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसके अलावा नैनीताल की अगर हम बात करें तो कई ऐसे हिल स्टेशन, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ शीतकाल के दौरान भी बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद होती है। तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी, और जिन क्षेत्रों में ज्यादा, जैसे देहरादून का ही जो हिमाचल से लगता हुआ एरिया है, चक्रौता इलाका, ये चक्रौता क्षेत्र में भी बर्फबारी होती है। तो स्नो कटर खास तौर पर जिन क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी होती है और पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, इन क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना, खास तौर से दवाई और खाद्य सामग्री की उपलब्धता कराना, और इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे ईंधन का हम जिक्र कर रहे थे, चिकित्सकों की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे इन तमाम इंतजामात को पहले से ही करना, और इसके लिए कहीं अगर बजट की आवश्यकता होती है तो उसका प्रस्ताव भेजना और तत्काल उसको शासन स्तर से आवंटित करना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो पर्यटकों से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि चार धाम की जो शीतकालीन यात्रा है, इसको करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। जब आप ऊखीमठ रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, जब आप मुखवा और खरसाली पहुंचेंगे, यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट जहां पर बंद होने के बाद शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना की जाती है, और इसके साथ साथ जोशीमठ, जो की ज्योतिर्मठ और पांडुकेश्वर, यहाँ पर भी लोग जब पहुंचते हैं तो ये भी ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश दिए गए कि अधिकारियों को, मुख्य विकास अधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कहीं कोई आवश्यकता होती है तो उसके प्रस्ताव भेजें, और खास तौर से पर्यटकों का श्रद्धालु के रूप में लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला शीतकाल के दौरान शुरू होगा, उनका ख्याल भी विशेष तौर पर रखा जाए। इसके लिए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि अधिकारी सचिव के द्वारा तो ये निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार अधिकारी उनके निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।